Today's topic is different forms of energy. There are lots of different forms of energy. So energy can manifest itself in so many forms. बहुत सारी फॉर्म्स हैं, कुछ तो हमें अभी भी अननोन है. कुछ जो हम यहां स्टडी करेंगे, जो मेन हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले जो अभी तक हम स्टडी करते आ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन भी हमने जिसका पढ़ा है, दैट वन इज मैकेनिकल एनर्जी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं या जिसके साथ हम डील करते हैं. या मैकेनिकल एनर्जी ये क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी अब कौन सी एनर्जी होती है? जो किसके कारण आती है? बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी. प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आती है? ड्यू टू आर बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी. चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है? जब आपके पास क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आ गई? पोजीशन के कारण आ गई और कॉन्फ़िगरेशन के कारण आ गई. और काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई किसके कारण? मोशन के कारण आ गई. तो इन दोनों एनर्जीज का जो टोटल सम होता है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी. डन. और यही मैकेनिकल एनर्जी है, यही मैकेनिकल एनर्जी है जिसे हम किसकी फॉर्म में यूज कर सकते हैं? वी मोस्टली यूज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. मोस्टली यूज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. चलिए, ये तो हो गई मैकेनिकल एनर्जी. अब नेक्स्ट वन, द अदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी. जब आप किसी भी बॉडी के इनर स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, आपको पता है बॉडी इज आर कोई भी मैटर की कोई भी फॉर्म है, इट इज आइदर मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स. इज इट? सो जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, रहते हैं. कभी भी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वेदर दे आर मॉलिक्यूल एटम्स, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन. हमेशा मोशन में रहते हैं. अगर आपको पता है जब मोशन में होंगे मतलब वो मूव कर रहे हैं, मींस दे आर डूइंग सम वर्क. And work can either be stored in the form of potential energy or in the form of kinetic energy. ठीक है? तो मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ड्यू टू मोशन, और उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ड्यू टू द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. सो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन and potential energy due to attraction और रिपल्शन. रिपल्शन या अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी उन पार्टिकल्स में आती है, दैट वन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? और अब इंटरनल एनर्जी क्या हुई? जिस तरह मैकेनिकल एनर्जी आपको दिखे जाने वाले जो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, इसी तरह इंटरनल एनर्जी इज द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इंटरनल पार्टिकल जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं. इंटरनल पार्टिकल्स आपके कौन कौन हो सकते हैं भाई? एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स.
इंटरनल पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों के सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये कहां पे रिप्रेजेंट होती है? आपको कैसे पता चलेगा कि बॉडी में इंटरनल एनर्जी है कि नहीं? तो ये जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, दैट इज अ डायरेक्ट फैक्टर। इंटरनल एनर्जी इज द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ व्हाट? टेम्परेचर। किसके ऊपर टोटल डिपेंडेंट है? टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, मींस इफ टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर राइज होता है मतलब इंक्रीज होता है, तो आपकी क्या चीज इंक्रीज होगी? इंटरनल एनर्जी। क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। तो कौन सा फैक्टर है जो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है? टेम्परेचर हो सकता है भाई। क्या हो सकता है? टेम्परेचर। इसका मतलब है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जीज में चेंज आएगी अगर आप बॉडी के टेम्परेचर को राइज करते हो या फॉल करवाते हो। डन। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम देख रहे हैं, दैट वन इज हीट, या जिसे आप कहते हो थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। सो कौन सी एनर्जी होती है हीट या थर्मल एनर्जी? इट इज दैट एनर्जी विच इज पोजेस्ड ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ बॉडी। रैंडम मोशन, ये किसके कारण है? रैंडम मोशन के कारण, रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण जो एनर्जी आती है, जो बॉडी पोजेस करती है, दैट एनर्जी इज नोन एज हीट और थर्मल एनर्जी। सो अब आपको पता है रैंडम मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि रैंडम मोशन या मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है हीट एनर्जी जो भी होती है, that is also having a relation with the internal energy of a body। किसके साथ है? इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। सो इसका मतलब है, अब देखो एग्जाम्पल क्या है। अब बॉडी आपने देखा सर्दियों में, विंटर्स में हम क्या करते हैं? रब करते हैं हैंड, हैंड को रब करते हैं, और उसके कारण क्या होता है? क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है। तो वहां पे क्या किया आपने? रबिंग की, रबिंग से मोशन हुआ, मोशन के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। क्यों टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? क्योंकि बॉडी में आपके कारण रैंडम मोशन या पोजीशन में चेंज, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुई। भाई इस तरह से आ जाती है आपकी हीट, बॉडी में हीट आ जाती है जब पार्टिकल्स मूव करते हैं। जब आपने दो हाथों को एक दूसरे के साथ रब किया, उस रबिंग के कारण जो पार्टिकल्स थे उनमें मूवमेंट हुई, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दे कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी। क्या चेंज करते हैं? इंटरनल एनर्जी को, या इंटरनल एनर्जी से आप सिंपली कह सकते हो थर्मल एनर्जी को चेंज करते हो। चलिए, ये तो थी कुछ फॉर्म्स। अब आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म आ गई जिसे आप केमिस्ट्री में स्टडी करते हो, दैट इज द केमिकल एनर्जी, जिसे हम घरों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मोस्टली कब? जब हम टॉर्च जगाते हैं। टॉर्च में हमारे पास क्या होता है भाई? सेल होता है। तो कोई भी एनर्जी जब भी हम यूज करते हैं, ये जो आपकी एनर्जीज है, केमिकल एनर्जी मींस ड्यू टू देयर इंटरनल कंपोजिशन के कारण, कोई भी स्टेबल कंपाउंड है भाई। स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? स्टेबल कंपाउंड भाई जो भी होता है, जो एग्जिस्ट करता है, जैसे आपका हाइड्रोजन H2 या H2O, ये जो बॉडीज हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, स्टेबल कंपाउंड जो होता है, इसमें मिनिमम एनर्जी होती है। मिनिमम एनर्जी होती है। कौन सी मिनिमम एनर्जी होती है? मिनिमम केमिकल एनर्जी। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं भाई। अगर आपके पास ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट या चार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं,
इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जोड़ के आप बनाते हो एक बड़ा कंपाउंड। अब जितनी एनर्जी इन तीनों की अलग अलग करके होगी, मान लीजिए इन तीनों की एनर्जी थी, एक की एनर्जी थी E1, एक की एनर्जी E2, एक की एनर्जी E3, तो इनकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? E1 प्लस E2 प्लस E3। इसकी कुछ वैल्यू आएगी, चलिए मान लेते हैं इसकी वैल्यू है A। अब ये बना दिया, इन तीनों को जोड़ के आपने बना दिया, इसकी एनर्जी है E। हमेशा याद रखना है इंडिविजुअल एनर्जीज को अगर देखा जाए, अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एनर्जीज को देखा जाए, जो ए यहां पे हम ले रहे हैं वो हमेशा बड़ी होगी किससे? उस सिस्टम की एनर्जी से जो अब बना है। कब? जब हमने उन तीनों को जोड़ के अलग से कंपाउंड बनाया। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका कंपाउंड। मींस ई ए इज ग्रेटर देन ई। एक एग्जांपल यहां देखिए, H2O है एक कंपाउंड। H2O में क्या है? 2 H हैं और एक O है। H की एनर्जी निकालो, H की एनर्जी निकालो, O की एनर्जी निकालो। इन तीनों की जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा बड़ी होगी एज कंपेयर्ड टू द एनर्जी ऑफ H2O, ऑफ एनर्जी ऑफ द H2O। अब जो एनर्जी का डिफरेंस इनमें रह गया, देखो ना, आपने H2O की एनर्जी कम है और HHO की एनर्जी ज्यादा है। जो इन दोनों के टोटल अब होनी, ए बड़ी है ई छोटी है, तो जो डिफरेंस है ए माइनस ई, ए बड़ा है ना, ए से जो ई का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कहते हैं केमिकल एनर्जी। इसे क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड एंड द एनर्जी ऑफ द कंपाउंड। क्या है? डिफरेंस बिटवीन, केमिकल एनर्जी क्या हो गई आपकी? केमिकल एनर्जी is equal to the difference of what? Energies of individual components of a compound minus energy of compound। जितनी एनर्जी टोटल होती है कंपाउंड की, वो आपने इंडिविजुअल एनर्जी से माइनस कर लेनी है। उस डिफरेंस को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी जो है वो वहां पे आ गई। अब अगर टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर देन द प्रोडक्ट्स, अब कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि टोटल एनर्जीज हमारे पास आ जाती हैं ज्यादा, प्रोडक्ट्स की कम होती हैं। तो उस समय हमारे पास क्या होता है? कुछ एनर्जीज निकल रही होती हैं। तो आपने केमिकल एनर्जीज की कुछ फॉर्म्स आपने पढ़ी भी हुई हैं। वो क्या है? एक्सोथर्मिक। आपने रिएक्शंस तो पढ़ी है ना, आपने पढ़ी है रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या है? ये सिर्फ केमिकल एनर्जीज नहीं, ये बेसिकली रिएक्शंस क्या होती हैं? ये रीअरेंजमेंट करती हैं। रीअरेंज करती हैं किसको? रीअरेंज करती हैं एटम्स को। जब आप इंडिविजुअल कंपाउंड्स को, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हो, तो उनके एटम्स को रीअरेंज करने के प्रोसेस को कहते हैं रिएक्शन। और रिएक्शन में दो तरह की एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। मतलब अगर रिएक्शन के दौरान में एनर्जी निकले, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो, एनर्जी निकले, तो उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मींस आउट। और अगर उस एनर्जी, उस रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत हो, मतलब जैसे आपको रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत हो, मतलब आपको उन कंपोनेंट्स को गर्म करना पड़े, उनको एनर्जी देनी पड़े, मतलब आपको एंडो, एंडो होता है इनसाइड, अंदर ले जाना। तो एंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब टेम्परेचर या हीट। एंडो मतलब इन, थर्मल मतलब या थर्मिक मतलब टेम्परेचर या हीट। तो हीट को अंदर ले जाना एंडोथर्मिक, और एक्सो
आउट थर्मिक मींस एनर्जी, हीट एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक हो गई आपकी आउटर एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करना, तो वहां बन गई आपके पास। अब है नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है आपकी, दैट वन इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? ये वो एनर्जी है जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज, जब चार्ज को मूव करवाते हो, जब चार्ज को क्या करते हो, मूव करवाते हो। न्यूटन कहता है मूव हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, वर्क डन, वर्क डन हो रहा है। इसका मतलब है जो वर्क डन चार्ज को मूव करने में इन्वॉल्व होता है, उस वर्क डन की, जो वर्क डन है वो सेव होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to move। अब मूव किसी भी तरह से कर सकते हो, मतलब अट्रैक्शन से भी मूव करवा सकते हो आप पार्टिकल्स को, क्योंकि पार्टिकल्स यहां पे कौन है, पार्टिकल्स हैं भाई यहां चार्ज। तो अट्रैक्शन से भी मूव करवा सकते हो और रिपल्शन से भी मूव करवा सकते हो। तो वर्क डन जो उन अट्रैक्शन या रिपल्शन करने से होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो अब समझ आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन ही है जो किसके कारण किया जाता है, आपके चार्जेस को मूव करवाने के लिए। मूव चाहे वो अट्रैक्शन से करवाओ चाहे रिपल्शन से करवाओ। द लास्ट फॉर्म जो अब हम स्टडी कर रहे हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, अदरवाइज तो आपके पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जो न्यूक्लियस में स्टोर होती है। न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूक्लियस में होते हैं भाई न्यूक्लियॉन्स। क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स होते हैं उनको कंपोजिटली, उनको एक साथ इकट्ठा करके बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कौन कौन होते हैं, होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो इनके कारण जो एनर्जी उस पार्टिकल, उस बॉडी में, वो बॉडी कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज योर न्यूक्लियर एनर्जी। तो इनके कारण जो एनर्जी आती है वो कौन सी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी। और ध्यान रहे, जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कौन है अट्रैक्ट करने वाला, भाई अब आपने पढ़ा हुआ है, एक चीज तो आपको पता ही है कि लाइक चार्जेस रिपेल, बट न्यूक्लियस में लाइक होते हैं सारे चार्जेस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन को छोड़ दो, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो तो होता है भाई न्यूट्रल, तो उसके कारण ना अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी। बच गए प्रोटॉन्स, वो होते हैं पॉजिटिव। प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट नहीं करता है, कब, जब वो न्यूक्लियस में हो, और न्यूक्लियस के बाहर आते ही वो उसी प्रोटॉन प्रोटॉन को ही रिपेल करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक एनर्जी है जो प्रोटॉन को प्रोटॉन की तरफ खींचने पे मजबूर कर देती है। क्या कर देती है, मजबूर कर देती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बट उसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, ये एनर्जी सिर्फ कब तक एप्लीकेबल होती है, जब तक इन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस 10⁻⁻15 हो, मतलब 1 फर्मी हो। अगर 1 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो आपके पास जो है वो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर देगा। प्रोटॉन क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। सो न्यूक्लियर एनर्जी जो है इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सर्टेन न्यूक्लियर फिनोमिनन्स। न्यूक्लियर फिनोमिनन्स, न्यूक्लियर फिनोमिनन्स में रिलीज होते हैं ये ऐसी एनर्जी। ये न्यूक्लियर फिनोमिनन्स कौन से हैं भाई, न्यूक्लियर फिनोमिनन्स कौन कौन से हैं, ये न्यूक्लियर फिनोमिनन में एक है आपका न्यूक्लियर फिशन, फर्स्ट वन इज फिशन, और दूसरे वाला है न्यूक्लियर फ्यूजन।
तो न्यूक्लियर फिनोमिनन्स दो हैं जिनमें आपकी कौन सी एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो वो दो फिनोमिनन्स के नाम क्या हैं? फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फिशन, दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन का मतलब है तोड़ना, ब्रेक। जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाइज में ब्रेक डाउन होता है तो उस फिनोमिनन को कहते हैं फिशन। फ्यूजन का मतलब है जुड़ना, जॉइन। जब एक से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई जुड़ के, ज्वाइन करके, कंबाइन होके बनाते हैं बड़ा न्यूक्लियस, तो तब उस फिनोमिनन को कहते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन की सबसे बड़ी एग्जांपल कहां है? हमारा सन में जो है आपका हाइड्रोजन कंबाइन होता है और बनाता है हीलियम, और इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और फिशन का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन, इवन द नेगेटिव पॉइंट जो यूज होता है, दैट जो हम कहते हैं एटम बॉम्ब। ठीक है, वहां पे हम बड़े न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, उस बड़े न्यूक्लियस से तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण ही डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, लेकिन इसी फ्यूजन में ये ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये दो किस्म की है, एक कंट्रोल्ड, एक अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड हो गई जिसमें बॉम्ब बन गया, और कंट्रोल्ड अगर आप कर सकते हो, कंट्रोल करने के लिए, फिशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेटअप चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स चाहिए, उसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? उस फिशन को कंट्रोल करता है, उसे अनकंट्रोल्ड नहीं होने देता, और जब चाहे वो उसे बंद कर सकता है, और वहां पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और हम यूज करते हैं इसे न्यूक्लियर एनर्जी की यूटिलाइजेशन में। We can convert that nuclear energy in a different other useful energy forms. One of them is electrical energy. सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन सबसे ज्यादा जिन कंट्रीज में हो रहा है, उनमें से एक कंट्री जापान भी है। जापान में ऑलमोस्ट मोर देन एनी अदर कंपोनेंट, सबसे ज्यादा जो एनर्जी बनाई जाती है, उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो एनर्जी का जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उस बड़े कंपोनेंट में एक कंपोनेंट कौन सा है? न्यूक्लियर एनर्जी का। तो भाई ये थी आपके पास कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। अब मैं एक छोटा सा आपको रिलेशन बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दैट वन इज योर आइंस्टीन्स मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ चीजें मैंने बताई हैं, उनमें यूज होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अगर हमने जोड़ा कुछ अलग अलग करके, उसमें से अगर मास निकल जाता है, कम हो जाता है, तो इक्विवेलेंट एनर्जी आ जाती है। एक्चुअली क्या हुआ, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने डिस्कवर किया कि मास जो है, मास जब भी किसी जगह पे गायब होता है, इनविजिबल होता है, तो वहां पे प्रोड्यूस होती है एनर्जी। जितना मास गायब हो, जितना भी मास गायब होता है, उसके रिलेशन में प्रोड्यूस होती है एनर्जी। और उन्होंने बताया कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर एनर्जी प्रोड्यूस हुई है E, तो कितना मास जाएगा? M जाएगा, और C का स्क्वायर। ये उन्होंने एक रिलेशन दे दिया। C यहां पे कांस्टेंट था, C यहां पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लाइट की वेलोसिटी है, और C की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया कि कभी भी मास को अगर कन्वर्ट किया जाए एनर्जी में तो वो इस रिलेशन को फॉलो करता है। इस रिलेशन को फॉलो करता है। तो क्या आपको स्टेटमेंट क्या देनी पड़ेगी? स्टेटमेंट क्या है? इफ मास m disappears गायब हो रहा है एंड एनर्जी, कितनी एनर्जी? E किसके बराबर? इक्वल टू mc² appears in some of the form, कोई भी किसी भी फॉर्म में आ सकती है। सम ऑफ द फॉर्म मतलब आपको मास गायब हुआ तो हो सकता है हीट जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, न्यूक्लियर एनर्जी का कोई और फॉर्म जनरेट हो जाए। और उल्टा अगर एनर्जी डिसअपियर होती है, इफ ई डिसअपियर्स, रिवर्स वुड हैपन। रिवर्स वुड हैपन। रिवर्स क्या? एनर्जी डिसअपियर होगी तो मास आ जाएगा। कितना मास आ जाएगा? मास आ जाएगा E अपॉन सी का स्क्वायर। जितनी एनर्जी गायब हुई है E है वो, और डिवाइड कर दो C के स्क्वायर से, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट डिसअपियर्ड मास। डन। इसकी उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस दी हैं। कहां कहां? मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, वहां पे उन्होंने रिएक्शंस दी हैं। जैसे कि आपके पास कभी एनर्जी जनरेशन होती है सन एंड स्टार्स में। सबसे सिंपल एग्जांपल, द एनर्जी जनरेशन इन सन और स्टार्स। सन इज ऑल्सो स्टार। तो जो इनमें एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी जनरेट जो होती है ड्यू टू द कन्वर्जन, यहां पे क्या हो रहा होता है? जो डिफरेंट मास है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? एनर्जी में। तो कितना मास कन्वर्ट होता है, कितनी एनर्जी जनरेट होती है, दैट कैन इजिली बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ E इज इक्वल टू mc², एंड दिस फैक्टर इज मोस्टली वेरीफाइड नाउअडेज। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें आपने पढ़े डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चे, अब इस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, और तो एक न्यूमेरिकल में आपको करके बता देता हूं। एक क्वेश्चन आपको, सिंपल सा क्वेश्चन करके बता देता हूं आपको। जैसे आपके पास क्या आ जाएगा? कैलकुलेट करें आप। कैलकुलेट एनर्जी इन मैगा। कैपिटल M है तो इसे कहेंगे मैगा, और मैगा की वैल्यू होती है बेटा 10⁶। मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही एक यूनिट है। कैलकुलेट द एनर्जी इन मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट टू द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गिवन क्या है? गिवन बताया है कि जो मास है, रेस्ट मास m0, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बताया हुआ है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चे 1 ये याद रखने वाली चीजें हैं, 1.6 10⁻13 जॉल्स। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है एनर्जी, वो इतनी होती है 1.6 10⁻13 जॉल। और C की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें आपको बताई गई हैं। आपको बोला गया है कैलकुलेट करो एनर्जी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का रिलेशन है m0 या mc²। तो m किसका है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C का स्क्वायर। तो आपको पहले एनर्जी निकालनी है, फिर कन्वर्ट करना है उसे किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू एम ई कितना है 9.1 10 की पावर -31 डन इनटू सी का स्क्वायर, सी कितना है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 का स्क्वायर। तो बच्चे ये आपको जो एनर्जी मिल जाएगी दैट एनर्जी वुड बी इन द फॉर्म ऑफ जूल्स एंड द आंसर विल बी 81.9 10 रेज टू पावर -15 जॉल्स। ये जॉल में है। अब आपने कन्वर्ट करना है इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 18.9 10 रेज टू पावर -15 को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से डिवाइड कर दो। कितना है 1.6 10 की पावर -13 से डिवाइड कर दो। दिस विल बी द वैल्यू इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो राउंड अबाउट इट वुड बी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपने निकाल के देख लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बात। तो किसकी आपने यूज किया E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। तो आई एम सेंडिंग यू, मैं आपको और क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूं, अभी भेज रहा हूं, मैसेज कर रहा हूं आपको। तो वो सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इस कंसेप्ट पे। इस कंसेप्ट पे इसके क्वेश्चंस आते हैं इसी फॉर्म में, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास E इज इक्वल टू MC स्क्वायर पे। तो इन्हें सॉल्व कर लेना है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, ठीक है बच्चे। आज का ये आपको टॉपिक क्लियर है? आपका कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ बच्चे, दोनों को? चलिए ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल बेटा। मैं आपको एक्सरसाइज भेज रहा हूं, उसे सॉल्व करना है आपने। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.